देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर करो। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमलगमेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था सीखना, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन मेन है, ये कैलकुलेट करना हमें सीखना पड़ेगा। ये देखो एमलगमेशन जो है, एमलगमेशन होता है, चैप्टर का नाम एमलगमेशन। एमलगमेशन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। परचेज कंसिडरेशन मेनली कैलकुलेट करना हम लोग सीख रहे थे, जिसमें दो मेथड होता है, नेट पेमेंट और नेट नेट पेमेंट मेथड, जहां पर क्वेश्चन में हमें ये पता चलेगा कि जो परचेजिंग कंपनी है वो क्या पे कर रही है, ठीक है। नेट पेमेंट मेथड क्या पे कर रही है ये हमें बोल दिया जाएगा, तो फिर हम लोग नेट पेमेंट मेथड लगाएंगे, उससे ही एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है। अगर उसका ऑप्शन ना हो देन नेट एसेट मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, हमें स्वैप रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। अब स्वैप रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड कंपनी या न्यू कंपनी के शेयर्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर वैल्यू में मार्केट वैल्यू फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, सेकंड इंट्रिंसिक, उसके बाद पेड अप। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा एक क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू प्राइस। अगर इशू प्राइस नहीं है तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज करते हैं, जो लास्ट क्लास का लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज करते हैं अगर पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो एज ए इश्यू प्राइस, अदरवाइज पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू यूज करना पड़ता है। अब ये 0.34, ठीक है, ये सब जो है इस पे हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 0.43, ये सब पे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 तक किया था, ठीक है, अभी 5 से करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। देखो एग्जाम्पल 5 से करेंगे। एक बैलेंस शीट बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 और 70,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 और 20,000। क्रेडिटर 30,000 और 70,000। तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ ₹10, एट द रेट ऑफ रुपीज, तो इसका टोटल करने से आएगा 1,50,000 और 1,60,000। 1,60,000। चलिए हो गया। इसके नीचे एसेट्स लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट 1,00,000 और 90,000। करेंट एसेट 50,000 और 70,000। ₹1,50,000 और 1,60,000।
नीचे लिखेंगे ए लिमिटेड टू पावर बी लिमिटेड, ए लिमिटेड टू पावर बी लिमिटेड पॉइंट ए market value of market value of fixed asset and current asset of A Limited is 1,20,000 and 40,000. Point B, market value of fixed asset of B Limited is rupees 60,000. So फिर C point में लिखना पड़ेगा A Limited will issue two preference share or every 3 preference shares of B Limited at the rate of rupees 12. A Limited will issue necessary equity share to be limited. Find is ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ऊपर का थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मेरे से, लेकिन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में दो कंपनी है, ए और बी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्रेडिटर है, दोनों कंपनी का अपना अपना फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया है। मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट ऑफ ए लिमिटेड इज 1,20,000 and 40,000. मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ बी लिमिटेड 60,000. ए लिमिटेड इशू कर रहा है दो प्रेफरेंस शेयर्स फॉर एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12 ईच। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टेक ओवर करने वाली कंपनी यानी ए लिमिटेड, उसने बी लिमिटेड को क्या दिया है, तो क्या किसके बारे में बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया है कि दो अगर किसी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो नए कंपनी का उन्हें 3 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा 12 रुपए वाला। ए लिमिटेड विल इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स टू बी लिमिटेड फाइन पीसी। और ए लिमिटेड क्या करेगा, नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू करेगा बी लिमिटेड को। हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना है, तो बोल दिया नेसेसरी इक्विटी शेयर, बट हमें तो पता नहीं है कि कितने सारे इक्विटी शेयर्स होंगे। जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का स्वैप रेशियो तो दे दिया है, स्वैप रेशियो दिया है ना कि कितना सारा पुराना शेयर कितना सारा नया शेयर्स। तो 2 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 3 जो है नया प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा। ठीक है, सॉरी 2 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा अगर किसी के पास 3 प्रेफरेंस शेयर्स है पुरानी कंपनी का। लेकिन इक्विटी शेयर के लिए बोल दिया है नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमें ये नहीं बताया कि कितने सारे इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे, तो वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमें
कितने सारे शेयर्स इशू करने हैं उसके लिए हमें स्वैप रेशियो चाहिए। तो स्वैप रेशियो के लिए हमें मार्केट वैल्यू चाहिए। अगर मेरे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है देन हम लोग जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का रूल्स क्या था, जैसे ये मान के कि कंपनी अगर आज लिक्विडेट हो जाए तो उसके आज एक शेयर्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए इसमें करेंगे कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दिया बी। फिक्स्ड एसेट, अच्छा कैसे होता है इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करो। फिर सारे एसेट्स माइनस, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल क्या है वो हमें देखना पड़ता है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, टोटल एसेट्स माइनस जो भी हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी है यानी नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी माइनस करने से जो मिलेगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस करना पड़ेगा। तो जो बचेगा वही इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो एसेट में हमारे पास दो ही एसेट है, एक है फिक्स्ड एसेट और एक है करेंट एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट ये लिख दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे करंट एसेट। फिर लेस करना पड़ेगा जो भी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में क्या है देखते हैं, लाइबिलिटी में है क्रेडिटर, बस क्रेडिटर जो है माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं क्रेडिटर। भी मैम वीडियो पॉज हो गया है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? हेलो, नहीं, यस मैम, नहीं आ रहा था, अभी आ रहा। हेलो। हाँ मैम, अभी आ रहा है आपका आवाज। বলছে কিনা আমি শুনতে পাচ্ছি না। ওরা বলছে এই যে এখানগুলো দেখা না ব্লিঙ্ক করে। हेलो। ए यस सरण, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हेलो। सर। हाँ सर। Yes, ma'am. Yes, sir. क्या क्लास डिसकंटिन्यू हुआ था क्या बीच में? यस सर। কতক্ষণ হয়েছিল? কিছুক্ষণ 3-4 মিনিট হবে। কি নিজেই অটোমেটিক্যালি আবার রিকানেক্ট হয়েছে? হ্যাঁ আমি স্যার। করলাম রিজয়েন। আচ্ছা আচ্ছা। আমি তো বুঝতে পারছি। আসলে এখানে নতুন সেটআপ তো নেটিভ, একটু কিছু হলে না व्हाट्सएप मैसेज করবি, হ্যাঁ? अगर कुछ भी ऐसा बीच में होता है ना तुम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करना। रिकॉर्डिंग तो ऑन स्क्रीन।
अच्छा मुझे बोलो तो कहाँ तक जो है तुम लोगों ने मेरा बात सुना, क्या ये क्वेश्चन लिख पाए हो तुम लोग? हाँ मैम, क्वेश्चन लिख लिया था, आंसर भी स्टार्ट कर दिया था। वो आप क्रेडिटर्स लिखने वाले थे। अच्छा क्रेडिटर्स लिखने वाले तो वहां से प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो क्रेडिटर और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लिख लिया। अब मुझे बताओ कि हम लोग को फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना लिखना है, ए कंपनी का और बी कंपनी का करंट एसेट का वैल्यू कितना लिखना है, क्रेडिटर का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें टेक ओवर वैल्यू लेना पड़ता है। टेक ओवर वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे लिया जाएगा, तो लिया जाने वाला वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो है वही टेक ओवर वैल्यू होता है। अगर कुछ भी नहीं है देन तो गो फॉर बुक वैल्यू, ठीक है। तो फिर बोलो फिक्स्ड एसेट का ए का कितना लिखे, बी का कितना लिखे? मैम ए का 1,20,000 और बी का 90,000 और बी का 60,000, सॉरी। 60, हाँ 60 होगा। फिक्स्ड एसेट ऑफ बी है 60 और ए का है 1,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 और ये हो गया 90,000। अच्छा फिर करेंट एसेट का कितना लिखना पड़ेगा? ए लिमिटेड का बोला है 40, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? मैम 40। और इसका कुछ इसका नहीं बोला है तो 70। 70। क्रेडिटर, क्रेडिटर का तो कुछ नहीं बोला है, तो फिर क्रेडिटर का कितना हो जाएगा, जैसा था वैसे ही 30, 70। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 और बी का कितना लिखूं? बोलो बी का कितना लिखूं? तो बी का कितना लिखूं? आवाज आ रहा है ना मेरा? यस मैम। अच्छा तो बोलो बी का कितना लिखेंगे, बताओ, अगर गलत होगा तो हम बता रहे हैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है ना, तो बी लिमिटेड का जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का वैल्यू है वो कितना होगा? क्या 70,000, सॉरी कितना था, 20,000 लिखना है या कुछ और होना चाहिए? बोलो क्या इसको कितने में टेक ओवर, वैसे तो मुझे 20,000 दिख रहा है बुक वैल्यू, लेकिन क्या इसका कोई टेक ओवर वैल्यू बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वैल्यू बदल के इतना हो जाएगा? इसका कुछ हिंट्स है क्वेश्चन में? देखो ए और बी पॉइंट तो हम लोग डील कर चुके, बचा है सी और डी। बोलो मैम ये 2/3 इंटू 20,000 होगा। हाँ, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। 20,000 हम लोग नहीं लिख पाएंगे, मतलब वो 20,000 का बात नहीं कर रहे, ये 20,000 ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है बोल दिया है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग वो पीसी के जो कॉलम्स होते हैं वो बना लेते हैं, पेमेंट इन, पेमेंट जो है पेमेंट टू, इस तरीके से। तो देखो ऐसे करके तो हमें वैल्यू मिल जाए। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स और अमाउंट। तो पेमेंट टू, सबसे पहले पेमेंट टू में क्या लिखे, किसको पेमेंट कर रहे हैं? बोलो। एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो किसको पेमेंट कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ नाम कौन सा कंपनी का दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड।
बी लिमिटेड, ठीक है। और पेमेंट इन किसमें पेमेंट कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर मिलेगा ना बी लिमिटेड वालों, तो अब कैसे मिलेगा वो क्वेश्चन बताया था, कैसे मिलेगा वो क्वेश्चन बताया था, बोलो कैसे मिलेगा? कितने के बदले कितने? हाँ बोलो। इंटू 20,000 टू 2/3 प्रेफरेंस। इंटू 20,000, ठीक है। 2/3 इंटू 20,000, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि अगर किसी के पास 3 प्रेफरेंस शेयर्स है बी लिमिटेड का, तो उसे ए लिमिटेड का 2 प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, मतलब 3 के बदले 2, 1 के बदले कितना हो जाएगा 2/3। तो इनका कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे? तो इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था हम लोगों का, देखो यहाँ पर 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, तो 2,000 होगा। यहाँ पे 20,000 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 20,000 तो शेयर कैपिटल है ना, तो कितना लिखना पड़ेगा बोलो, समझ में आया क्यों 2,000 होगा 20,000 नहीं होगा? यस मैम 2,000 होगा 20,000 बाई 1,000। हाँ, हाँ। तो लिखो, लिखने से क्या आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला डेटा हमें क्या प्रोवाइड करके देगा, नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन मुझे तो अमाउंट में डेटा चाहिए। इनटू क्या होता है, इशू प्राइस, ठीक है। तो अब बोलो इशू प्राइस कितना है, वो क्वेश्चन बोल रखा है, सी पॉइंट को पढ़ो, पढ़ के बोलो इशू प्राइस कितना बोल रखा है। मैम 12। 12, ठीक है। तो अब पूरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 16,000। 16,000, ठीक है, ये आंसर आ गया 16,000। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू, टेक ओवर वैल्यू कितना हो रहा है, इसका मतलब 16,000 की प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेने के लिए 16,000 देना पड़ रहा है, टेक ओवर वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड था। अब ये माइनस करके यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 प्लस 1,60,000 माइनस ये इतना, कितना हो जाएगा? मैम 1 लाख। अच्छा, तो 1 लाख और इधर कितना आ रहा है? 44,000। देखो, मैम बी का 44,000। अच्छा, तो ये क्या 44,000? 74,000। Oh, sorry. 44 ही है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? मैम 9,000 एंड 7,000। 9,000 और ये हो जाएगा 7,000, ये देखो 9,000 और 7,000, 90 और 70 था, डिवाइडेड बाई 10 करने से आ जाएगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, डिवाइड करने से आ जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 9,000, 44,000 डिवाइडेड बाई 7,000। मैम ए का होगा 11 मैम वो 44 कैसे आए? 90 प्लस 70 माइनस 70 माइनस 16, तो 74,000 होगा ना? क्यों प्लस 70 माइनस 70 तो कैंसिल हो गया। 90 माइनस 16 तो 74 ओ ये 60 था, सॉरी सॉरी, ये बी वाला शायद 60 था, मैंने गलत लिख दिया है। एक सेकंड, ये यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 1,20,000, ये 60 था। यस मैम ये 6। ये ना मैंने 90 लिख दिया है गलती से, इस वजह से कंफ्यूजन। इसको ठीक कर दो, ये 60 होगा। क्वेश्चन में शायद 60 दिया था, देख लेते हैं। हाँ दिया होगा, वैल्यू 60 तो हाँ इसलिए 6। अच्छा ठीक है, नहीं तो मुझे 60 था, ठीक है, मैं गलती से 90 लिख दिया। हाँ अब डिवाइड करके बताओ ये कितना है। मैम ए का है 11.11। और बी को 6.2। 6.29 सर। तो 8 समथिंग आ रहा है क्या, 285 आ रहा है। हाँ 29 भी ले सकते हैं, 29 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 है तो 29 ले लो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
जो नेसेसरी बोला है ना, नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, वो भी तो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है ए लिमिटेड ने इशू किया नेसेसरी इक्विटी शेयर्स भी, ठीक है, बी लिमिटेड वालों को। तो इक्विटी शेयर इशू किया है, तो इक्विटी शेयर जो इशू किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर ऑफ किसका, इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड का मिला है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स मिलेगा ए लिमिटेड का, किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड तो अपने आप को बेच दे रहा है ना, तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है अब आगे जाके ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, उन्हें इक्विटी शेयर्स मिलेगा ए लिमिटेड का, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, स्वैप रेशियो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का रूल्स क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू का रूल्स था कि वैल्यू ऑफ क्या होगा, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो बोलो कितना बाय कितना हो, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी कौन सा है, बी, तो 6.29, और नया कंपनी कौन सा है, ए, तो 11.1111 इन टू कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। कितने रेशियो में मिलेगा, कितने शेयर होल्डर्स को मिलेगा, जितने इनके शेयर होल्डर है कितने हैं, बोलो। बी लिमिटेड वालों को मिलेगा ना, तो बी लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर होल्डर है, कितने सारे इक्विटी शेयर्स हैं, उतने ही हो जाएंगे। मैम 7000। 7000 होगा, ठीक है। 70 है, डिवाइडेड बाय 10 करने से 7000 इनटू यहाँ पर होता है इशू प्राइस। अगर इशू प्राइस मिसिंग है देन वी कैन यूज इंट्रिंसिक वैल्यू इफ कैलकुलेटेड बिफोर दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू 11.1111, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इशू प्राइस कौन सी कंपनी का लिया जाता है, जो कंपनी शेयर इशू करेगी। इशू कौन करेगी, जो नई कंपनी है, कौन है, ए लिमिटेड, जो खरीद रही है बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड का वैल्यू 11.11 है, तो हम लोग का यहाँ पर इतना हो जाएगा। अच्छा, अब इक्विटी शेयर के केस में हमें सबसे पहले, ये मैंने लास्ट दिन नहीं बताया था बिकॉज वैसा क्वेश्चन नहीं आया था, हमें ना ये वाला पोर्शन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर पे नीड नहीं होता, इस पे नीड होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर में पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो फिर इसका दूसरा पॉइंट होता है। तो मुझे बोलो, लास्ट क्लास में देखोगे मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया था कहीं पर भी ये फ्रैक्शन नहीं आया था, ठीक है। चेक करके दिखा देंगे। अगर फ्रैक्शन आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर के केस में। तो बोलो ये कितना आ रहा है, 6.29 डिवाइडेड बाई 11.1111 इंटू 7000। सिर्फ इतना करके देखो पहले। 3963 पॉइंट कुछ आ रहा है। हाँ, पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट तक लेंगे। तो 3963 इतना ही आ रहा है ना, 3963 यस मैम। पॉइंट 096 है, 0.096 है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसे 09 ही रखते हैं, ठीक है। और चाहो तो 10 भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अगर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स ये वाला आया ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर का डेटा है ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है। तो इसीलिए रूल्स ये है कि पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स है उसके वैल्यू को अलग निकालेंगे, उसके वैल्यू को हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स में लेंगे। मतलब 3963 इंटू 11.1111 करो पहले, देखो कितना आता है। 43,593 और बाकी पोर्शन के लिए, ठीक है, ये जो 3963 इंटू 11.1111, नहीं ये तो ज्यादा आ रहा है ना, 44 आ रहा है, मेरा गलत हुआ कैलकुलेशन। देखो तो कितना आ रहा है, ये वाला सही आया है। यस मैम। 4428 है। 2028। 0.93, और बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है यानी 0.9 ये जो है ना 0.09, इसके लिए 11.1111 अलग से कैलकुलेट करो और देखो कितना आता है। मैम 0.99। 0.99
0.9999 आ रहा है। अच्छा 0.999 मतलब 1 रुपया बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। यस एक, मैम। ठीक है, इसे 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे ये कैश में जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, ये देखो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो जो पूरा पार्ट है, मतलब जो फ्रैक्शन बिना पार्ट है, उसके लिए हो जाएगा इस तरीके से, ये शेयर्स का वैल्यू। और बाकी इस पोर्शन के लिए हमें देना पड़ेगा कैश। ये इतने रुपए का शेयर्स दे रहे हैं, 44,028 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है, इतने रुपए का शेयर दे रहे हैं और 1 रुपया कैश में देना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्विटी शेयर के केस में हमें करना पड़ेगा अगर इक्विटी शेयर्स फ्रैक्शन में आ रहा है। 16,000 अब पूरा टोटल करके देखेंगे पीसी कितना होगा। कितना आ रहा है 60,000, देख लो तो ठीक आया कि नहीं। कैलकुलेशन ठीक है, 60,029.93। यस मैम ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इक्विटी शेयर के केस में हमें देखना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से कि अगर हमें ये देखो नेसेसरी इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया, और ये देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने पॉइंट लिख रखा था उस पर थोड़ा सा फोकस कर देते। ये देखो ये वाला नहीं, ये पॉइंट तो अभी तक हम लोग का आया नहीं। चलो ये इंट्रिंसिक वाला पॉइंट ही हमें मिल गया। तो लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन किया था उसमें एक भी जगह पे आई थिंक इक्विटी शेयर फ्रैक्शन में आया नहीं था। आता तो हम बताते, मुझे जितना लग रहा है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम एक बार। अगर इक्विटी शेयर मेरा एक भी फ्रैक्शन में आएगा तो मुझे इस तरीके से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर देखो ये फ्रैक्शन में नहीं आया था, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 करने से राउंड में आंसर आएगा, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। अच्छा, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पर भी 3/4 इंटू 50,000 था, तो यहाँ भी फ्रैक्शन का कोई चांसेस नहीं था। प्रेफरेंस शेयर में तो कोई ऐसा बात है नहीं। यहाँ पर भी देख लो 3/2 इंटू 1 लाख था, तो फ्रैक्शन का कोई चांसेस नहीं था। आज हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये भी लास्ट क्लास में किया था, बट इसमें भी फ्रैक्शन का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। ये भी बिना फ्रैक्शन के ही हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन नहीं आया था। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने जो किया उसमें फ्रैक्शन आया। तो यहाँ याद रखने वाला पॉइंट क्या हो गया, एक तो ये वाला पॉइंट बोल सकते हो, स्टार लगा सकते हो, ठीक है, ये वाला कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स को उसके टेक ओवर वैल्यू में लेना पड़ेगा। और दूसरा चीज, अगर इक्विटी शेयर्स का वैल्यू मेरा फ्रैक्शन में आ गया तो मुझे होल पार्ट के लिए जो है वो भी 11.11 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी हुआ, बट ये जो पेमेंट है ये शेयर्स का पेमेंट है, इतने रुपए का शेयर और ये इतना रुपया कैश, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6, ठीक है। एक्स लिमिटेड took over Y Limited and agreed to issue 4 shares for every 5 shares held in Y Limited. Shares of Y Limited is 10,000. Intrinsic value of X Limited is rupees 35 and Y Limited is rupees 30. Calculate this, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड एंड एग्रीड टू इशू 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को ले रहा है, ठीक है, वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है,
टेक ओवर कर रहा है और क्या बोल रहा है कि अगर किसी के पास वाई लिमिटेड का 5 शेयर्स है तो उसे एक्स लिमिटेड में कितना शेयर्स मिलेगा, 4 शेयर्स। ठीक है, अब किसी भी शेयर्स का नाम नहीं लिया गया है तो इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि ये इक्विटी शेयर का बात हो रहा है। शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड में कितने शेयर्स है, 10,000 वाई लिमिटेड वालों का शेयर्स है। ठीक है, तो वाई लिमिटेड क्या है, वाई लिमिटेड जो है अपने आप को बेच रही है। ठीक है, और ये जो है ये परचेस कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेस कर रही है और बोल रही है कि 5 शेयर अगर यहाँ होल्ड कर रहे हो तो नए वाले कंपनी में मतलब मेरे कंपनी में 4 शेयर्स मिल जाएगा। टोटल इनके 10,000 शेयर्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स का बता दिया है, ये है 35 और वाई का बता दिया है 30। हमें पीसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखो, हमें तो यहाँ पर स्वैप रेशियो जो है डेटा दिया हुआ है उससे हम लोग स्वैप रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि किसको पेमेंट होगा, शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, वाई लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उन्हें पेमेंट किया जाएगा। कैसे पेमेंट किया जाएगा, शेयर दिया जाएगा एक्स लिमिटेड का, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ये गिवन होगा। अच्छा, कैसे गिवन होगा, यहाँ पर बोल दिया 5 है तो 4 मिलेगा, तो बोलो रेशियो कैसे होगा, मतलब कितना बाई कितना होगा। मैम 5/4। ठीक से देखो, 5/4 होगा, सॉरी मैम 4/5 होगा। 4/5 होगा क्योंकि 5 के बदले 4, तो 1 के बदले 4/5, तो कितने सारे शेयर्स है, 10,000, तो 10,000 के बदले कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 10,000, ये होगा। इससे नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, तो ये इक्विटी शेयर है। देख लो क्या ये फ्रैक्शन में आ रहा है। नो मैम प्रॉपर आ रहा है 8,000 हाँ तो राउंड। फिर हाँ तो फिर हमें वो कैश वगैरह चेक करने का जरूरत नहीं होगा। देखो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में बोल दिया था कि नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, फिर हम लोगों ने वहां पर देखा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बोल देगा, हमें चेक कर लेना है कि फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बस हमें कैश का फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनटू क्या लगाएंगे, बोलो इनटू क्या वैल्यू होना चाहिए, मैम इशू प्राइस होना चाहिए लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, तो इशू इंट्रेंस प्राइस होना चाहिए, नहीं है तो फिर कौन सा देना पड़ेगा, सही है बोलो फिर कौन सा दे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी मतलब एक्स लिमिटेड हाँ तो कितना हो जाएगा, 35। 35। तो अब देखो कितना आ रहा है, 2,80,000 मैम। 2,80,000 आ रहा है। अच्छा, अब अभी हम यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं, पहले वो समझते हैं फिर इस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक्स लिमिटेड है, ये मान लो वाई लिमिटेड। तो अगर वाई लिमिटेड में मान लो इनके पास अगर 5 शेयर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके पास मिनिमम 5 शेयर होना पड़ेगा। अगर इनके पास ऐसे 5 शेयर है तभी ना जाके ये जब यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ के शेयर होल्डर बनेंगे, तो इन्हें कितना शेयर मिलेगा, 1 2 3 4, 4 शेयर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो वाई लिमिटेड का एक्स लिमिटेड का एक शेयर्स का वैल्यू कितना चल रहा है मार्केट में और वाई लिमिटेड का कितना चल रहा है, तो देखो वाई का 30 है, एक्स का 35 है, तो वाई लिमिटेड का करेंटली 30 रुपीज करके है एक एक शेयर और एक्स का है 35 करके। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि इनको अपना कितना शेयर छोड़ना पड़ेगा यहाँ का होल्डिंग लेने के लिए, 5। का गिव अप करना पड़ेगा कम से कम। अगर किसी के पास 5 शेयर है, अगर 5 है नहीं तो वो तो होल्डर बन भी नहीं सकता इसका, तो हम एक के हिसाब से बता रहे। तो अगर किसी के पास 5 शेयर है यानी 150 रुपए का शेयर है, तो उसे ए में सॉरी एक्स लिमिटेड में कितने रुपए का शेयर मिलने वाला है, यहाँ छोड़ेंगे तो सैक्रिफाइस, यहाँ मिलेगा तो गेन। बोलो 4 शेयर 35 करके कितने रुपए का शेयर मिलने वाला,
140 मैम। तो 4 शेयर्स यहाँ पर मिलेगा 35 करके, यानी 140। तो मुझे एक चीज बोलो, ये जो मैंने इंसान ड्रॉ किया है, इसके लिए ये शेयर गिव अप करना और यहाँ पर शेयर गेन करना प्रॉफिटेबल दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है? 150 रुपए का शेयर छोड़ने से 140 का शेयर मिलेगा, तो लॉस है कि प्रॉफिट है? मैम लॉस है। लॉस है। बोलो कितने का लॉस है टोटल? 10 रुपीज। 10 रुपीज का लॉस, ठीक है। अच्छा, 10 रुपीज का लॉस है। अब बोलो ये लॉस हम लोग अगर पर शेयर पे निकाले, ठीक है, लॉस पर शेयर, तो बोलो पर शेयर पे लॉस कितना है, कैसे निकालोगे? पहले बोलो कितने सारे शेयर्स पे निकालोगे, ये 4 पे कि 5 पे? लॉस किस पे हो रहा है? जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी पे लॉस काउंट करेंगे ना। तो बोलो कितना लॉस हो रहा है? मैम 5। पर शेयर पे, एक एक शेयर पे लॉस कितने का है? ये जो लॉस हुआ 10 रुपया, ये 5 शेयर पे है, तो एक एक शेयर पे कितना? मैम पर 50। मतलब एक एक होता है। हाँ बोलो। ये लॉस अगर 5 शेयर पे है, ये क्वांटिटी ऑफ लॉस अगर 5 शेयर्स पे है, तो एक एक शेयर पे लॉस कितना है? ये तो कोई 1-2 का बच्चा भी बोलेगा, इससे तो एमलगमेशन का कोई लिंक नहीं। मैम 2। हाँ, अगर 5 शेयर पे 10 रुपए का लॉस है, तो एक शेयर पे 2 रुपए का लॉस नहीं हुआ? ये तो 1-2 का बच्चा भी बोलेगा। इसमें थोड़ी ना एमलगमेशन या कॉमर्स किसी से कुछ लिंक है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो या फिर कुछ भी ना हो, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है। इसमें थोड़ी ना हमें एमलगमेशन का दिमाग लगाना है। अभी मैंने तो सिर्फ लॉस का क्वांटिटी पूछा है। तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस लॉस के लिए इन्हें देना पड़ेगा कैश, ठीक है, इस लॉस के लिए इन्हें देना पड़ेगा कैश। शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर इनको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कितना मिलेगा? जितने रुपए का ये लॉस करेंगे एक एक शेयर्स पे, तो 2 रुपए का लॉस। और कंपनी को टोटल कितना देना पड़ेगा? तो ये लोग जो है, मतलब वाई लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर्स है, उन्हें शेयर्स तो मिलेगा ही, ठीक है। 2,80,000 का टोटल शेयर्स मिलेगा। कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स पे। और अगर एक शेयर्स पे 2 रुपए का लॉस है, तो कैश पे करना पड़ेगा। तो कितने सारे शेयर्स है उसी पे करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? ओल्ड कंपनी का 10,000। तो 10,000 पे 2 रुपए करके कितना पे करना पड़ेगा? 20,000। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? पहले बोलो, फिर हम बोलते हैं कि ये कब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लाख, ठीक है। ये आ गया। बोलो पहले ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब ये 2 रुपए क्यों हुआ नहीं हुआ वो हम रूल्स बताते हैं, ये कब कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है, हम जस्ट दिखा देंगे। पहले जो समझा है वो समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पर ये कब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसा तो हम लोगों ने पहले नहीं किया था। सही बात है, ऐसा तो हम लोगों ने पहले नहीं किया था। अभी क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ था, 3rd नंबर पॉइंट में देखो, when both swap ratio and intrinsic value are given। बोलो इस क्वेश्चन में क्या स्वैप रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही गिवन था क्वेश्चन में? यस मैम था। ना, इंट्रिंसिक वैल्यू था 35-30, ठीक है, और स्वैप रेशियो कौन सा था जो तुम लोगों ने निकाला? कितना स्वैप रेशियो कितना निकाला? 4/5, 5। ठीक है। तो अगर दोनों चीज दिया हुआ है, तो हमें ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से हमें निकलेगा कैश पर शेयर। पर शेयर पे कितना कैश देना पड़ेगा? बोलो, मैंने अभी फॉर्मूला तो नहीं सिखा है, बट मैंने यही तो सिखा है कि कैश पर शेयर कितना आ रहा है? 2 रुपए। बोलो कैश पर शेयर 2 रुपए आया, सिखाया कि नहीं अभी तुम लोग को? अभी फॉर्मूले से भी मैच करवा देते। अच्छा, अब देखो कैसे फॉर्मूले से मैच होगा। तो पहले मुझे एक चीज बोलो, ये जो 2 रुपीज है, ये हम लोगों ने कैसे निकाला? ये 2 रुपीज हम लोगों ने कैसे निकाला? क्या ऐसे करके निकाला? 150 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 5 करके? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये 150 कैसे निकाला था? मैम ये था 30 into 5। ठीक है, तो ये हो वाई। जाएगा 30 into 5। और ये 140 कैसे निकाला था? मैम 35 into 4। ए लिमिट 35 इंटू डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है।
तो मुझे एक चीज बोलो, 30 रुपीज क्या है? कौन से कंपनी के Intrinsic शेयर्स का वैल्यू है? हाँ बोलो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ Y Limited. आई लिमिटेड। ये 5 क्या है? शेयर सरेंडर, सैक्रिफाइस नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, शेयर सरेंडर। सरेंडर करने का मतलब जो गिव अप कर रहे हैं ना, बोलो ये बोल सकते हैं। Yes, ma'am. और 35 क्या था? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ। X Limited. अच्छा, और ये 4 क्या था? शेयर Four share ऑब्टेन, in Y हाँ, Limited में X Limited में डिवाइडेड बाय ये 5 क्या था बोलो? शेयर surrender. सरेंडर। ठीक है। अब जो हम लोगों ने नोट लिखा था वहां पर एक बार जाओ, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बड़ा सा। देखो, शेयर सरेंडर इनटू वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी। तो चेक करो, शेयर सरेंडर निकला समझ में यार? कब निकालना पड़ मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो, अब आ रहा है आवाज? Yes, हम मैम. अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे, बोलो ये समझ में आया कि कैश कितना हो रहा है, कैश पर शेयर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? पहला बात है, जब हमें स्वैप रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, स्वैप रेशियो इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों, तब हम लोग ये निकालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। तो बोलो ये एग्जांपल समझ में आ गया? वीडियो किया था। हम स्क्रीन शेयर नहीं। अब देखो, हाँ ठीक है। yes, मैम. ठीक है। अच्छा बोलो, ये वाला एग्जांपल समझ में आया? Yes, मैम. तो हाँ, तुम लोग ऐसे व्हाट्सएप में मुझे बताते रहो कुछ इशू तो, लेकिन हम देख ले रहे हैं, देखने के बाद ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हो गया हम लोग का कौन सा, 6 नंबर। अब हम लोग 7th नंबर वाला एग्जांपल करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर, 70,000 और 60,000। रिजर्व 40,000, 30,000। क्रेडिटर 50,000, 30,000।
तो टोटल कितना आ रहा है? ये तो 1,20,000 आएगा, 30 30 60 60 60 1,20,000, और ये कितना आ जाएगा? 9 और 7, ये भी 1,60,000 है। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट 60,000 और 1,70,000 50,000 1,60,000 1,10,000। नीचे लिखना है ए लिमिटेड ओवर बी लिमिटेड, market value of non-current asset of A and B are 70,000 and 60,000. A issued 3 equity shares for every 7 equity share of B Limited and also pay necessary cash. Calculate PC. तो यहाँ पर हमें बोला है कि ए लिमिटेड टू ओवर बी लिमिटेड मार्केट वैल्यू नॉन करेंट एसेट ऑफ ए एंड बी आर दिस वन ए इशूड 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स का तो स्वैप रेशियो दे दिया है एंड ऑल्सो पे नेसेसरी कैश, और यहाँ पर बोला है कि नेसेसरी कैश भी पे करेगा ये लोग, ठीक है। तो हमें नेसेसरी कैश भी कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखो, अगर हमें इक्विटी शेयर्स का दे दिया है स्वैप रेशियो, तो हम लोग स्वैप रेशियो का तो यूज कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वैप रेशियो कितना हो जाएगा? 3 इक्विटी शेयर्स फॉर 7 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टुक ओवर कर रहा है, तो बी वालों का अगर 7 शेयर्स है किसी एक के पास, तो उसे 3 शेयर्स मिलेगा, तो 1 के लिए 3/7, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड इनटू यहाँ पर क्या लगता है इशू प्राइस। क्या इशू प्राइस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन? नहीं मैम। नहीं, तो फिर हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? इशू प्राइस तो मिसिंग है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करो इंट्रिंसिक वैल्यू, करो कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो बोलो नॉन करेंट एसेट कितना हो रहा है? कितना कितना ली? ए का 70, बी का 60। उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। जब टेक ओवर हो रहा है तो देखो यहाँ पर बुक वैल्यू का जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, और करेंट एसेट जैसा था वैसा रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। लेस करना पड़ेगा क्रेडिटर सिर्फ, कितना? 50 और 30। 50 और 30। रिजर्व कभी लेस नहीं होता है, क्योंकि रिजर्व शेयर्स कैपिटल का ही पार्ट होता है। जैसे कभी फाइनल अकाउंट्स करते हो तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते हो ना, तो वो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा रिजर्व होता है। तो रिजर्व भी शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, तो वो हमेशा उसी में इंक्लूडेड होगा। प्रेफरेंस शेयर तो इस क्वेश्चन में था नहीं, तो मैंने यहाँ पर और कुछ किया नहीं। तो बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ बोलो। मैम ए का होगा 1,20,000 और बी का 80,000।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 7 और 6, 7,000 और 6,000। तो बोलो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? 1,20,000, 17.14 17.14 और ये 80,000 13.33 13. अब ये बन गया। अब हम लोग अपना वो पेमेंट टू पेमेंट इन वाला कॉलम बना के कर सकते। तो पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग और amount। तो पेमेंट किसको किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड वालों को पे किया जाएगा। क्या पे किया जाएगा? इक्विटी शेयर पे किया जाएगा ऑफ ए लिमिटेड का। ठीक है, अब कैसे पे किया जाएगा? अभी अभी हम लोगों ने रेशियो निकाला था, कितना आया था? 3/7 हाँ, 3/7 इंटू कितना हो जाएगा? 6,000 ये वाला, और इंटू इशू प्राइस अवेलेबल नहीं था, देन इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सा वाला होगा इन दोनों में से? जो कंपनी, हाँ बोलो। हम न्यू कंपनी का होगा 17.14 17.14। अच्छा, मैंने 1 हटा दिया इसे 14। ठीक है, अब पहले इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। अगर फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए शेयर और बाकी पार्ट के लिए कैश। तो देखो कितना है, 3/7 इंटू 6,000। तो ये आ रहा है 2571.42, 2571.42। ठीक है, ऐसे आ गया। तो अब ये 2571 इतने पोर्शन के लिए शेयर्स, ठीक है, और 0.42 इसके लिए कैश। तो कितने वैल्यू पे? वही 17.14 वैल्यू की, क्योंकि शेयर को तो हम लोग फ्रैक्शन में दे नहीं सकते हैं, इसीलिए इतने पोर्शन के लिए कैश हो जाएगा। जो पॉइंट के बाद जितना डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट लेने से ही होता है। तो 0.42 इंटू 0.42 इंटू 17.1, तो ये 7.199 है, तो मैंने 7 रुपए ले लिया। ठीक है, और ये 2571 इंटू 1771 इंटू 17.1, ये कुछ अलग ही है, पता नहीं। कितना आ रहा है मेरे को? 44,066 7 कर दो। ठीक आया है, देखो तो। यस मैम 44,007 कितना लिखे थे? 44,007 4 73.9, ये 4 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हाँ, यहाँ पर और एक चीज भी तो बाकी रह गया। क्या यहाँ पर स्वैप रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है हमारे पास? क्या इस क्वेश्चन में स्वैप रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों था हमारे पास? नहीं मैम इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाला हमने। हाँ, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। अगर दोनों गिवन होगा तो हमें क्या निकालना पड़ता है? जो अभी सिखाया, कैश पर शेयर पे लॉस, है ना, वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया टोटल 44,074 इतना आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला भी हम लोग बोथ स्वैप रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन, देन वी हैव टू कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब अगर ये कैश पर शेयर नेगेटिव आ रहा है, देन इग्नोर, मतलब ये नेगेटिव तब आएगा जब हमारा लॉस नहीं होके गेन होगा, तभी आएगा।
अच्छा अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और क्या बोला था, ये पॉइंट में बोला था क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट कैश पर शेयर दैट इज नेसेसरी कैश। क्या इस क्वेश्चन में बोला था? क्या इस क्वेश्चन में ये वाला लाइन बोला है? कहीं पर भी ढूंढो। मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया क्या वहां पर मैंने बोला है कैलकुलेट कैश पर शेयर ये लैंग्वेज या फिर नेसेसरी कैश, ऐसा कोई लैंग्वेज मैंने यूज किया है? नो मैम। लिखा है ना? नहीं लिखा है? हाँ मैम अब सॉरी देख हाँ हाँ पे नेसेसरी कैश। हाँ लिखा है ना, तो अगर वो लिखा हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा? पढ़ के देखो क्या लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में। स्टेप 1 कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी, क्या वो हम लोग कर चुके हैं? हाँ मैम। सेकेंड स्टेप क्या करना है? कैलकुलेट कैश पर शेयर एज पर 0.3, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो सीखा था वो करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले जैसे कैश कैलकुलेट करने सीखे थे वो फिर से करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर टोटल कर लिया, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कर लियो तो हटाने का जरूरत नहीं है, हम ये हटा देते क्योंकि हम तो यहाँ पर हटा सकते, तुम लोग चाहो तो काट दो। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम लोग क्या निकालेंगे? कैश। ये कौन सा वाला निकालेंगे? वो जो फॉर्मूला सीखा, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैश निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को यहीं पर दिखाते, बोलो कैसे फॉर्मूला किया था हम लोगों ने कि कितना शेयर्स गिव अप कर रहे हैं और कितना शेयर मिल रहा है। बोलो कितना शेयर गिव अप कर रहे हैं। मेरा एग्जाम्पल जो था वो याद करके बोलो कितना, मतलब फॉर्मूला तो वैसे कितना याद रखोगे? सरेंडर नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे करके याद रखने का क्या जरूरत है? समझ के याद रखो कि हम लोग कितना शेयर गिव अप कर रहे हैं और बदले में कितना ले रहे हैं। 7 गिव अप कर रहे हैं और बदले में ले कितना रहे हैं? ठीक। 3। तो 7 गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, बदले में 3 ले रहे हैं, ठीक है। और एक एक शेयर्स का वैल्यू, तो 7 जो शेयर्स गिव अप हो रहा है उनका वैल्यू क्या है? तो गिव अप ओल्ड कंपनी का कर रहे हैं, ओल्ड कंपनी के शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? 13.33। और ये नए वाले कंपनी का शेयर्स ऑब्टेन कर रहे हैं उनका वैल्यू 17.14। ये होगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बोलो डिवाइड क्या किया था हम लोगों ने? पर शेयर पे लॉस निकाला था, मतलब ओल्ड शेयर पे ना, तो डिवाइडेड बाय कितना होगा? 7। 7। अब देखो ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, शेयर पर शेयर पे लॉस कितना आ रहा है? ये तो पर शेयर पे लॉस निकलेगा ना, कैश पर शेयर हो जाएगा। तो 7 इंटू 13.33 जितना भी आया माइनस हो जाएगा 93.31 आया। 3 इंटू 17.14, 3 इंटू 17.14 माइनस कितना आया था? 90.1। ये कुछ आ रहा है इतना डिवाइडेड बाय 7, तो 5.53। अच्छा 5.53 आएगा कि कुछ और आएगा? चेक करो तो। मैम 7 5 इंटू 13.33 हो रहा है 93.31 अच्छा माइनस माइनस 51.42। 51.42। अब देखो कितना है। मैम माइनस करके आ रहा है 41.89। डिवाइडेड बाय 7 5.98 इतना ले रहे हैं, ठीक है। 5.98 ये क्या आ गया? कैश पर शेयर। एक एक शेयर पे जैसे वो 2 रुपए आया था तो क्या हम लोगों ने 2 रुपए लिख दिया था? नहीं। तो ये लॉस है, तो इतना लॉस मुझे पे करना पड़ेगा एक शेयर्स पे। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? मतलब ए लिमिटेड को टोटल कितना पे करना पड़ेगा? जितने सारे शेयर्स है उस पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है ओल्ड कंपनी का? 6000। तो इंटू 6000 करके देखो कितना है। 35,880। 35,880। अब सभी डेटा को टोटल कर प्लस 7 प्लस 44,067 79,954 देख लो तो। यस मैम 79,954। तो ये हो गया। तो देखो हम लोगों ने आज जो नया नया पॉइंट सीखा उसमें क्या क्या सीखा देखो।
यहाँ पर हम लोगों ने आज एग्जाम्पल आई थिंक 4th नंबर से हम लोगों ने करना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल से हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे पास जो है इक्विटी शेयर्स का नंबर फ्रैक्शंस में आ रहा है, जो कि लास्ट क्लास में नहीं आया था एक भी क्वेश्चन में, तो हमें फ्रैक्शन पार्ट के लिए कैश देना पड़ेगा। कैश का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब एक शेयर अगर 11.1111 का है तो उतना ही कैश दे देंगे। मान लो हमारा फ्रैक्शंस जितना आ रहा है उतने वैल्यू के शेयर्स को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर देंगे। किसी को मुझे 20 रुपए का शेयर्स देना था तो हम उसे 20 रुपए का कैश दे देंगे, अगर 20 रुपए के शेयर्स का मेरा फ्रैक्शन आ रहा है। ये पहला तो हम लोगों ने सीखा आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाला पॉइंट सीखा, ये तो एक बार डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सीखा कि अगर क्वेश्चन में हमें ये कैश पर लॉस, अगर हमें क्वेश्चन में स्वैप रेशियो भी गिवन है और एक क्या चीज गिवन होना चाहिए, स्वैप रेशियो भी गिवन है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिवन है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ये देखो ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड था। ये देखो स्वैप इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन था और स्वैप रेशियो भी गिवन था। अगर ऐसा सिचुएशन होता है देन हमें कैश पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है। ये देखो स्टार लगा है, वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है उसका फॉर्मूला था, वो हम लोगों ने समझा। और एक सिचुएशन हो सकता है जहां हमें कैश पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि पे नेसेसरी कैश, अगर ये लैंग्वेज बोल दिया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैश पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बार कैश क्यों कैलकुलेट हुआ, एक बार तो फ्रैक्शंस नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कैलकुलेट हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शन है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोलता कि नेसेसरी कैश तो ये वाला तो हमारा यहाँ तक तो होने ही वाला था, ठीक है। और बाकी जो है हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ता, बाकी हम लोगों को ये कैश जो है इस तरीके से कैलकुलेट करना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखो एग्जांपल्स जो है ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखवाया था पीसी कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने लिखा था कि ओल्ड कंपनी का शेयर्स, न्यू कंपनी का शेयर, सॉरी ओल्ड कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनता है, न्यू कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनता है, ये हमें पढ़ना था। तो वही हम लोग देखेंगे। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया था नीड टू बी लर्न। ये देखो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन तो पहले कर लिया, अब हम लोग न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी ये देखो कैसे इसका बनेगा। तो आज हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री ही करेंगे जितना हो पाए, मतलब जर्नल एंट्री पहले लिखेंगे, वो लिखा हुआ नहीं होगा कॉपी में तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ तो अगर परचेज मेथड मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करा है, जैसे बोला टूक ओवर इस तरीके से, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया ना परचेज मेथड के अकॉर्डिंग ही किया, क्योंकि हर जगह पे मैंने लिखा है टूक ओवर। लेकिन अगर बोलेगा कि ये कंपनी इसके साथ मर्ज हो रही है, मर्ज होने का मतलब है दोनों कंपनी मिलके एक नया कंपनी, दोनों कंपनी मिलके काम कर रही है। ऐसा नहीं कि एक ने एक को खरीद लिया, खरीद लेने से जो सेलर है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। लेकिन जब मर्ज होता है तब ऐसा नहीं होता है। तो एक होता है परचेज मेथड, एक होता है मर्जर मेथड। तो परचेज है कि मेथड में मर्जर है वो तो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में उसका हम हिंट्स देंगे कि कैसे हमें समझ में आता है। तो परचेज मेथड का मतलब जैसे टूक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर नरेशन सॉरी जर्नल एंट्री लिखेंगे ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ। मतलब जिस दिन सेल परचेज वाला एग्रीमेंट हुआ उस दिन क्या लिखेंगे, तो अगर परचेज है तो लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर, ठीक है, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। अब ये लिक्विडेटर कौन है, जो पूरे कंपनी के लिक्विडेशन का काम करवाता है। लिक्विडेटर तो होगा क्योंकि कंपनी अगर बंद हो रहा है तो लिक्विडेट हो रहा है, तो लिक्विडेटर का काम जो भी करवाते हैं
तो उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर कंपनी। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करने का मतलब हम लोग किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, परचेजर कंपनी। तो परचेजर कंपनी बोलेगी कि मैंने बिजनेस को परचेज किया, तो मेरे पास एसेट आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन मुझे पे करना पड़ेगा जिससे मैंने ये बिजनेस खरीदा, तो किसको पे करना पड़ता है, ओल्ड कंपनी जिस लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है उसी को सब पेमेंट करना पड़ता है। तो उसने, जैसे हम लोग परचेज करते हैं कुछ भी उधार में, तो परचेज टू क्रेडिटर करते हैं, तो वहीं पर परचेज की जगह बिजनेस परचेज और क्रेडिटर की जगह लिक्विडेटर, ठीक है। और ये ओल्ड कंपनी, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री लिखो, ऑन इफेक्टिव डेट, ऑन इफेक्टिव डेट, ये एग्रीमेंट के दिन ये डील हो गया, मतलब डील होने पे ये हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, सन्ड्री एसेट मिलेगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज। सन्ड्री एसेट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो एग्रीड वैल्यू, ठीक है। एग्रीड वैल्यू में टेक ओवर हो रहा है, जैसे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन देखा ना कि एसेट इतने में टेक ओवर हो रहा है, ठीक है। तो वो एग्रीड वैल्यू कि ये एसेट इतने में टेक ओवर हो रहा है, एग्रीड वैल्यू टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, ठीक है। बिजनेस परचेज, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन वाला वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी परचेज कंसिडरेशन ही होगा, यहाँ पर भी परचेज कंसिडरेशन होगा। तो हम लोग इतने रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने मान लो 100 रुपए का किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है। हम लोगों ने मान लो 100 रुपए का किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जो है लिक्विडेटर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, कि मुझे 100 रुपए से देना है, 100 रुपए के बदले मुझे क्या मिलेगा, उस कंपनी का एसेट मिलेगा, उस कंपनी का लाइबिलिटी भी मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। टू बिजनेस परचेज, अब मान लो मुझे एसेट मिला 80 रुपीज का, ठीक है, और लाइबिलिटी मिला 10 रुपीज का, और मैंने खरीदा 100 रुपए का बिजनेस, ठीक है। तो फिर बोलो मेरे लिए ये बिजनेस का जो मतलब डीलिंग्स है, ये घाटे का है कि मतलब बेनिफिट वाला है, मतलब लॉस वाला एक हम लोगों ने सौदा किया या फिर प्रॉफिट वाला किया। 80 रुपीज का एसेट लिया, 10 रुपीज का लाइबिलिटी लिया और 100 रुपए पे करेंगे ऐसा बोल दिया, इस डील में हाँ कर दिया कि हाँ 100 रुपए दे देंगे। तो बोलो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बिजनेस डील करके, बोलो मैम बोलो। मैम लॉस। लॉस हुआ है, ऑलरेडी कर चुके हो ये वाला चीज, कहाँ पर किया है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कर रहे थे तभी ऐसा ही सेम चीज हुआ, तो लॉस हुआ। बोलो कितने का लॉस हुआ, मैम 10। 10, कैसे, मतलब 10 का लॉजिक क्या है, बोलो। इतना सारा कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छोटा छोटा क्वेश्चन किया, 80 रुपए का एसेट लिया, 10 रुपए का लाइबिलिटी लिया और बोला 100 रुपए दे देंगे, तो कितने रुपए का लॉस है, लॉस तो सही है बट कितने रुपए का लॉस। मैंने मान लो ये घर खरीदा, ये घर 80 रुपए का है, ठीक है, मान लो ये छोटा सा घर 80 रुपए का है, ठीक है, लेकिन इस घर का एक लाइबिलिटी है, मान लो 10 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं किया है, ठीक है, और मैंने ये घर जो है सॉरी, इस घर पे 80 रुपए के एसेट है और 10 रुपए का लाइबिलिटी, और मैंने ये घर 100 रुपए में खरीदने के लिए हाँ बोल दिया, तो बोलो ये घर खरीद के मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस। तो लॉस बोल रहे हो, बात सही है, कितने रुपए का लॉस हुआ वो पूछ रहे हैं। देखो ऐसे तुम लोग अगर सब चीज भूलते जाओगे तो हम क्या कर सकते, पहले बोलो ये घर खरीद के मुझे एक्चुअली कितने रुपए का एसेट, कम से कम एंट्री मिला के ही बोल दो, इधर 110 है, इधर कितना लिखने से 110 हो।
30 मैम तो फिर 30 लॉस सॉरी कितने का होना चाहिए? 30 का होना चाहिए। कम से कम इतना हमें सोचना तो चाहिए कि मुझे अगर एंट्री मिलाना है, एंट्री लिख रखा है मैंने, तो ये 30 होना चाहिए, 10 तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये 30 कैसे होगा वो बताओ। तो मैंने 80 रुपए का एसेट के साथ साथ अगर 10 रुपए का लाइबिलिटी लिया, तो क्या मैंने एक्चुअली 80 का एसेट लिया या कितने का एसेट लिया? कितने का एसेट 7 लिया? बोलो, सही हो रहा मैम था। 70 का एसेट लिया, वो भी कितने में खरीदने के लिए हाँ बोल दिया। 100 तो फिर लॉस कितने का? 30 उस लॉस को यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोलो। क्या ये चीज नहीं पढ़े थे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ जो मैम लिखा है मैंने, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम? हाँ मैम तो ये हो गया गुडविल। ठीक है, गुडविल मतलब कोई किसी को ऐसे ही ज्यादा पे नहीं करेगा, उसे फ्यूचर भी कुछ दिख रहा होगा तभी। ये चीज हम फाउंडेशन भी जब करवाते हैं पार्टनरशिप पे, स्टार्टिंग में एक एग्जांपल होता है कि किसी ने अपना बिजनेस बेच दिया, तो हम बोलते हैं कि भाई उसका गुडविल है, कोई ऐसे ही किसी को ज्यादा पे नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा जो बिजनेस डील है वो लॉस का हो ऐसा जरूरी नहीं। लॉस हुआ तो गुडविल, और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, वो भी पढ़ा था। बोलो। कैपिटल रिजर्व हाँ, कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर भी वही सेम चीज है। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर, इनके थर्ड नंबर में लिखेंगे ऑन पेमेंट डेट। अब जिस दिन पेमेंट करेंगे, ठीक है, न्यू कंपनी जब पेमेंट करेगी तो क्या दे, किसको पेमेंट करेगी? बोलो, किसको पेमेंट करेगी? यहाँ पर इतने सारे अकाउंट बने हुए, अभी बताया था, बोलो किसको पेमेंट करेगी? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी हाँ, लिक्विडेटर, क्योंकि यही तो ह्यूमन बीइंग है ना, लिक्विडेटर, इसको पेमेंट करेगी। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो यहाँ पर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जैसे क्रेडिटर डेबिट हो जाता है पेमेंट करने से। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या पे करेगी? जो परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, अब कैसे पे कर सकती है बोलो। अभी हम लोगों ने कितने सारे एग्जांपल्स के थ्रू से देखा क्या क्या पे कर सकती है। इक्विटी शेयर, मैम इक्विटी शेयर कैश हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये रुपीस में होगा ना, तो ये भी सब रुपीस में होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इतने रुपए का शेयर्स, तभी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश और बैंक, मतलब पैसा कैश में दे सकती है, चेक में दे सकती है, या फिर जरूरत पे डिवेंचर भी इशू कर सकती है, टू डिवेंचर। ये हो जाएगा। और अगर शेयर्स मान लो प्रीमियम में इशू हुआ है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आ सकता है। अगर कुछ हुआ तो, जैसे अगर जो शेयर का वैल्यू है उसमें अगर कोई प्रीमियम है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, तो वो बता देंगे जब आएगा। मैंने तो प्रीमियम का कोई एग्जाम्पल करवाया नहीं है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम। ठीक है, तो ये भी जिन्होंने कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है, वहां पर भी मैंने सेम चीज बताया हुआ है, यहाँ भी बताएंगे। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रा आइटम है तो वो कैसे कैंसिल होगा। तो मान लो ये एक्स कंपनी है, ये वाई कंपनी है। ठीक है, अब कौन किसको टेक ओवर कर रही है, मान लो, या फिर पहले मान लो एक्स ने वाई को कुछ सेल किया था, तो एंट्री क्या हुआ था, वाई को डेटर बनाया था, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो उसने वाई को अगर सेल किया था, तो वाई ने उससे परचेस किया था, तो वाई ने क्या एंट्री किया होगा, परचेस टू एक्स। ठीक है, ये इनका टेक ओवर होने के पहले का सिचुएशन है। ठीक है, तो एक्स के बुक्स में वाई कौन है, बोलो, एक्स के बैलेंस शीट में वाई कौन हो जाएगा, डेटर। ठीक है, और y के बुक्स में x कौन हो जाएगा, बोलो कौन हो जाएगा, मैम क्रेडिटर क्रेडिटर। ठीक है, x हो जाएगा क्रेडिटर। अब कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, मान लेते हैं कि x टेक ओवर कर रहा है y। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या था, बोलो, x को y से पैसा मिलने वाला था क्योंकि y उसका डेटर था। अब अगर ये दोनों मतलब
हम ये कहना चाह रहे हैं अगर एक्स वाई को टेक ओवर कर लिया तो वाई बोल के तब कुछ है नहीं, तो वाई का एसेट भी एक्स का एसेट, वाई का लाइबिलिटी भी एक्स का ही लाइबिलिटी। तो जब एक्स ने चेक किया तो वाई के लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी दिख रहा है जिसका नाम एक्स है, जो कि वो खुद है। क्या वो खुद ही खुद को पैसा देगा? नो मैम। नहीं देगा ना। मान लो तुम लोगों ने मेरा बिजनेस खरीद लिया, ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को कुछ सेल किया था। अब सॉरी, मैंने तुम लोगों से कुछ परचेज किया था, ठीक है, तो अब तुम लोगों ने अगर मेरा बिजनेस खरीद लिया तो मुझे तो वो पैसा देने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सेटलमेंट क्या होगा? तो एक्स बोलेगा कि वाई के बुक्स में जो एक्स है, जो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो पैसा तो मुझे ही मिलने वाला था, तो हम वो पैसे को कैंसिल करते हैं। तो एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा वही हमें देखना है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे तो एक्स अपने बुक्स में से क्या करेगा? वाई का वो लाइबिलिटी हटाएगा जो उसके टूवर्ड्स था। तो लाइबिलिटी हटने से क्या हो जाएगा? ये क्रेडिटर था, इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड पेबल। अगर ट्रेड पेबल हट जाएगा तो ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बोलो? वो यहाँ से वाई के बुक से अपना नाम हटाएगा और अपने बुक से वाई का नाम भी तो हटाएगा, क्योंकि वाई तो अभी वो खुद है, वो खुद ही खुद से पैसा थोड़ी मांगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू ट्रेड, क्रेडिटर कैंसिल और रिसीवेबल रिसीवेबल, ठीक है। तो मेन सोल्यूशन ये हो गया, वो तो समझाने के लिए कि कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम का एंट्री क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। एक्सपेंस reimbursed by न्यू कंपनी। बताते हैं, देखो, ओल्ड कंपनी का अगर कोई एक्सपेंस पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? बोल रहा है कि ये पेमेंट करने वाला है न्यू कंपनी, ठीक है, न्यू कंपनी पे करेगा। लेकिन देखो, न्यू कंपनी तो वैसे ही बिजनेस परचेस का पेमेंट कर ही रहा है कि हम तुम्हारे बिजनेस का ये एसेट ले रहे हैं तो हम इतना पेमेंट करेंगे, डील हो गया। फिर भी इसके बीच में, ये पूरा काम कंप्लीट होने के बीच में, अगर पुरानी कंपनी का कोई भी एक्सपेंसेस है जो नया कंपनी पे कर रहा है, तभी एंट्री होगा। नया कंपनी अपने बुक्स में तभी एंट्री करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा? तब क्या एंट्री होगा? देखो, अगर पेमेंट हो रहा है तो फिर टू कैश तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड है, या एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड का एक्सपेंसेस जो है नॉर्मली वाई को ही पे करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में डील तो हो गया। जैसे मान लो कि जब मैंने घर का एग्जांपल दिया था, मैंने उसका घर खरीदना है, तो मैंने तो बोल दिया भाई 100 रुपए देंगे, उसने हाँ बोल दिया। अब इस बीच में अगर उसका कुछ खर्चा हो रहा है तो हम क्यों पे करें? लेकिन अगर हम पे करते हैं तो क्यों पे करेंगे? तो उसके लिए मुझे एंट्री करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। और इस बीच में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं उसका एक्सपेंसेस, तो AS14 जो कि एमएल कमीशन के लिए बनाया गया है, तो उसमें बोला गया है कि गुडविल को डेबिट करो, ठीक है। गुडविल को करना है डेबिट। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते ताकि ये जो है दिखे तुम लोगों को। इसमें गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब वही हो गया कि मैंने फालतू में किसी का एक्सपेंसेस पे किया जो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कोई ऐसे ही कुछ नहीं करता है, मतलब उसे उसमें कुछ बेनिफिट दिखा होगा, जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया तो गुडविल, ठीक है। वैसे ही AS14 ये बोल रहा है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये AS14 में लिखा हुआ है। AS14 ये बोल रहा है कि अगर हम लोग पुरानी कंपनी का एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उसे गुडविल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट में कि हमें कुछ फ्यूचर में बेनिफिट दिख रहा है तो हम लोग ये भी एक्सपेंसेस पे करने के लिए रेडी है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो देखो, जब हम लोग किसी का एसेट ले रहे हैं तो उसका लाइबिलिटी भी ले रहे हैं। कहां पर लिखा है ये वाला चीज? यहाँ पर हम लोगों ने लिखा टू सन्ड्री लाइबिलिटी, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में। अब ये लाइबिलिटी पे भी तो करना पड़ेगा। मैंने जब बिजनेस खरीदा तो एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी भी लिया। अब लाइबिलिटी लिया तो वो तो पे करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू न्यू लाइबिलिटी अकाउंट ब्रैकेट में इफ एनी।
मतलब जैसे मान लो कोई लाइबिलिटी था, मैंने वो पे कर दिया, ठीक है, मतलब परचेजिंग कंपनी ने वो पे कर दिया, तो लाइबिलिटी खत्म और कैश चला गया। लेकिन लाइबिलिटी के बदले लाइबिलिटी हो गया, जैसे डिवेंचर होल्डर को मान लो डिवेंचर दे दिया, ठीक है, तो लाइबिलिटी के बदले लाइबिलिटी, जो मान लो पुराना डिवेंचर 10% था, नया डिवेंचर 8% कर दिया, तो लाइबिलिटी के बदले पैसा भी पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसा हम लोगों ने एक डील किया कि लाइबिलिटी के बदले लाइबिलिटी जनरेट हो गया। या फिर ऐसा भी होता है, देखो जैसे कि मान लो क्रेडिटर था, ठीक है, तो क्रेडिटर को हम लोगों ने पे कर दिया। क्रेडिटर मान लो हमारे लिए था 150 रुपए का, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर मान लो कर दिया मैंने कैश 100 रुपए का, ठीक है, बाकी का बोला क्रेडिटर ने कि आप 100 रुपए का कैश दे दो और बाकी मेरे से बीपी एक्सेप्ट कर लो, तो 2 BP 50, तो वो न्यू लाइबिलिटी ऐसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि क्रेडिटर बोला इतना पैसा ले लेंगे और बाकी का जो है बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर 7th नंबर में, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब जो लॉ बताता है कि नेसेसरी है कि ये रिजर्व आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारा रिजर्व होता है, लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व, ठीक है, इस तरीके का रिजर्व। तो ये होता है स्टैट्यूटरी, मतलब लीगली ये बोले गए हैं कि ये रिजर्व आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व जैसे कि मान लो कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, और वाई लिमिटेड जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाती है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व, मतलब ये सब लॉ में बोला गया है, ठीक है, मतलब इस कंपनी को ये स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो बना रही है। तो फिर अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, तो फिर उसे भी वो स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व को जो है वो उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे वाई लिमिटेड क्रिएट करता था। लीगल रिक्वायरमेंट के वजह से नॉर्मली स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंकिंग सेक्टर में जैसे देखते हो कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो ये सब स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये भी होता है, इन्वेस्टमेंट, और एक एग्जांपल देते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये पहले इंटर में था, बट अभी तो जो है फाउंडेशन में हो गया। तो डिवेंचर अगर कोई कंपनी इशू करता है तो उसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली लॉ के तरफ से मैंडेटरी किया गया है, तो रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो परचेसिंग कंपनी है उसको भी रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो रिजर्व क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट होगा उसके नाम से ये बना देंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं लिखेंगे। जैसे अगर इनका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था तो लिख देंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। अब जो रिजर्व क्रिएट होगा, तो नॉर्मली रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट से, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर एक स्पेशल रिजर्व बना लिया जाएगा। एज 14 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर हमारा रिजर्व क्रिएट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग किसी का बिजनेस ले रहे हैं, तो उसका नाम दिया गया है एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। एमलगमेशन के वजह से ये रिजर्व क्रिएट हुआ है, तो ये एंट्री होगा, ठीक है। एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, ये मैंने 2 स्टार लगा दिया, फिर चाहो तो अलग कलर से लिख सकते हो। और ये क्या है? ये फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। जैसे लास्ट दिन एक फिक्टिशियस एसेट देखा था, वैसे ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है। तो एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है। फिर 8th नंबर, फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो जैसे मान लो कि 2 कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया था? एक्स लिमिटेड ने सेल किया था, ठीक है,
सेल किया था, क्या सेल किया था, एक प्रोडक्ट खरीदा था 100 रुपए वाला, उसको प्रॉफिट लगा के 20 रुपए प्रॉफिट लगा के 120 रुपए में सेल किया, किसको, वाई को, ठीक है। अब वाई के पास क्या हुआ, ये जो स्टॉक है, ये वाला स्टॉक वाई के पास था, यहाँ सेल कर दिया, बट ये स्टॉक जो है 120 रुपीज का, वाई के लिए ये 120 उसका कॉस्ट हो जाएगा, बट ये अनसोल्ड है, अभी तक बिका नहीं। और इन द मीन टाइम एक्स लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया वाई लिमिटेड को, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड देख रहा है कि ये किसका स्टॉक है, ये तो मैंने जो बेचा था वो स्टॉक है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है इनके पास, ठीक है, मतलब इसका क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट लगा हुआ है, 20 रुपीज, ये एक्स को पता है, क्योंकि अब आगे जाके ये स्टॉक एक्स का ही होने वाला है, तो अभी ये खुद ही खुद के स्टॉक में थोड़ी ना प्रॉफिट लगा के रखेगा, वो तो अलाउड नहीं है। तो हमें स्टॉक से वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 20 रुपीज से। तो यहाँ पर हम लोग टू स्टॉक बोल के कितने से एंट्री कर देंगे, अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जाए तो 20 रुपीज से एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमें डेबिट किसे करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट को या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, ठीक है, गुडविल अकाउंट को या फिर कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को जो क्रिएट हुआ होगा, ये दोनों मैंने इसीलिए लिखा है, इस तरीके से इसीलिए लिखा है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा गुडविल क्रिएट हुआ था कि कैपिटल रिजर्व, कहां पर, जहां हम लोगों ने डील किया था, यानी पॉइंट नंबर 2 में। अगर पॉइंट नंबर 2 में गुडविल क्रिएट हुआ था देन गुडविल को डेबिट करेंगे, अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था तो हमें कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एंट्री है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, स्टॉक के वैल्यू का प्रॉफिट कम करने के लिए। तो ये जो है ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन एंट्री नंबर 2, सेकेंड नंबर ऑफ एंट्री पे डिपेंड करेगा कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग 9th नंबर लिखेंगे, तो यहाँ जगह खोलते हैं। नाइन्थ नंबर में फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, इसके अलावा अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दे तो जनरल एंट्री का रूल्स फॉलो करके करेंगे, एंट्री एज रिक्वायर्ड, जैसे जरूरत होगा वैसे हम लोग एंट्री को करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परचेज मेथड में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मर्जर मेथड का एंट्री लिखवा देते हैं, मर्जर मेथड, ठीक है। मर्जर मेथड बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है, जैसे अभी भी हम लोगों ने न्यू कंपनी के बुक्स में ही एंट्री किया बट परचेज मेथड से, ठीक है। मर्जर मेथड में लिखो एज पर एज 14 when all the conditions are satisfied, then we consider it merger or pooling of interest method। तो मर्जर मेथड को ही पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोला जाता है। तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और ये चीज ध्यान रखो, ऑल सारे कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, अभी जो कंडीशंस लिखेंगे कोई एक नहीं, सारे कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स होल्डिंग at least 90% face value of equity shares agree to become
इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि जो भी सेलर कंपनी है उनके जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, या फिर जितने रुपए का भी इक्विटी शेयर्स क्यों ना हो, 90% शेयर होल्डर को न्यू कंपनी में ट्रांसफर होना पड़ेगा। अगर 90% नहीं हो रहा है, कम से कम 90% होना पड़ेगा। 90% से कम होने से नहीं चलेगा, 90 से ज्यादा हुआ तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर 90% शेयर होल्डर नए कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते हैं, देन ये मर्जर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तब फिर ये मर्जर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, सच शेयर होल्डर्स shall be given PC in इक्विटी शेयर ओनली। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही मिल रहा है, पहला बात है तो 90% शेयर होल्डर को नए वाले कंपनी में आना ही पड़ेगा और उन सबको क्या मिल जाएगा, इक्विटी शेयर ही मिलेगा। इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस या डिवेंचर अगर दे रहा है तो वो मर्जर नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, न्यू कंपनी शैल टेक ओवर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बुक वैल्यू ओनली। और जो भी एसेट टेक ओवर होगा वो बुक वैल्यू पे होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, एग्रीड वैल्यू वगैरह, इस पे नहीं होना चाहिए। अगर इस पे हुआ तो वो मर्जर नहीं होता। फिर न्यू कंपनी शैल कैरी सेम बिजनेस। ठीक है, और जो न्यू कंपनी है वो वही बिजनेस कैरी ऑन करेगी जो पुराना कंपनी कर रहा था। तभी जाके ये 4 कंडीशन फुलफिल होने से, तभी 4 नहीं, मेरा 5 कंडीशन होना चाहिए था। क्या छूट गया, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90%, ये वाला हो जाएगा। फिर शेयर होल्डर्स जो पीसी दिया जाएगा, टेक ओवर ऑल एसेट्स, न्यू कंपनी एक रह गया, एक क्या था, क्या रह गया, shall be given PC in equity shares only. The new company shall take over all assets and liabilities at book value. The new company shall, अच्छा, न्यू कंपनी एक्चुअली ये हो जाएगा, न्यू कंपनी शैल टेक ओवर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज। ये होगा, सारे एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर होने चाहिए। और इस पॉइंट को स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको मैंने जोड़ दिया। एक्चुअली ये 5 पॉइंट ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पर ये हो गया सारे एसेट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर 4th नंबर पे लिखेंगे न्यू कंपनी shall take over all assets and liabilities at book value only. बुक वैल्यू पे टेक ओवर करेगा। ठीक है, ये पॉइंट को एक्चुअली स्प्लिट करके 5 पॉइंट बनाए हुए, क्योंकि मैंने जोड़ के लिख दिया तो मुझे 5th नंबर वाला मिल नहीं रहा है। तो न्यू कंपनी शैल कैरी ऑन सेम बिजनेस कैरी ऑन करेगा, तभी जाके ये बनेगा। अच्छा, अब ये कंडीशंस अगर फुलफिल होगा तो ही क्वेश्चन मर्जर का है। क्या क्वेश्चन में हमें बता देगा? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में बता देगा। हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, मतलब दिया हुआ रहेगा, बस हमें देख लेना है कि मर्जर है कि नहीं। तो कंडीशन याद रखना है, उसके हिसाब से करना है। अब एंट्री, मर्जर का एंट्री, तो सबसे पहला एंट्री कौन सा होता है? जैसे यहाँ पर बिजनेस परचेज में होता है, सेम वैसा ही यहाँ पर भी एंट्री होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो एंट्री था, यहाँ पर एंट्री क्या था, फर्स्ट एंट्री क्या था, देखिए जब एग्रीमेंट हुआ तो क्या लिखा था, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस मर्जर। ठीक है, परचेस की जगह मर्जर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री था वही, एसेट टेक ओवर करेंगे, लाइबिलिटीज टेक ओवर, तो यहाँ भी वही होगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज
टू रिजर्व्स, ठीक है, यहाँ पर रिजर्व्स भी टेक ओवर होने चाहिए, वहां नहीं होता है, ठीक है, वहां पर रिजर्व टेक ओवर नहीं होता है। अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पर लाइबिलिटीज के साथ, लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटीज होगा उसके साथ यहाँ रिजर्व भी टेक ओवर होगा, और ये हमेशा बुक वैल्यू पे होने चाहिए, ये भी बुक वैल्यू पे टेक ओवर होगा, ये भी बुक वैल्यू पे टेक ओवर होगा। टू बिजनेस, जैसे वहां मर्जर था तो यहाँ पर परचेज था, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बिजनेस मर्जर, ठीक है, ये तो परचेस कंसिडरेशन में होगा, ये भी परचेस कंसिडरेशन जो होगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो है बेनिफिट या लॉस कुछ एक हो सकता है, अगर बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, यहाँ पर दोनों केसेस में हमें जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वहां प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल, यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि मिलके काम करेंगे ना, तो यहाँ पर जो सौदा हो रहा है उसमें हमें जनरल रिजर्व को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, चाहे जो हमारा लॉस वाला हो एग्रीमेंट या फिर प्रॉफिट वाला हो, ये सब AS14 हमें बोल रखा है तो हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे, तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब तुम लोग ये मत सोचो कि यहाँ मर्जर हो रहा है तो लिक्विडेट कैसे हो रहा है, ए बी मिलके अगर ए और बी मिलके अगर ए बी बनेगा तो ए और बी लिक्विडेट हो जाता है, बनता है नया ए बी, ठीक है, तो उस हिसाब से तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू, उन्हें क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर शेयर हमारा प्रीमियम में इशू हुआ तो इफ एनी, यहाँ पर मैंने डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर कैश ये सब नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिवेंचर कैश ये सब तो नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ नंबर, यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला एंट्री देखो, यहाँ जैसा था वैसा ही होगा, यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला एंट्री देखो सेम है, कैंसिलेशन ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल। फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, अगर एक्सपेंस पे हो रहा है जैसे यहाँ पर था वैसे ही, ये देखो अगर एक्सपेंसेस पे हो रहा है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी, तो गुडविल टू कैश था, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सारी चीज रिजर्व से होते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ रिजर्व लिखा था ना, तो यहाँ भी वही जनरल रिजर्व टू कैश, ये फिफ्थ नंबर एंट्री का हेडिंग उसी के तरह है कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। अच्छा, और अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व का बात आया जैसे कि सिक्स नंबर में था, स्टैट्यूटरी रिजर्व के केस में नो एंट्री, क्यों नहीं होगा, क्या यहाँ लॉ काम नहीं करता है, बिल्कुल करता है, ऑलरेडी रिजर्व जब यहाँ टेक ओवर कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी तो यही आ जाएगा, तो फिर इसका अलग से एंट्री करने का जरूरत नहीं होगा। तो सिक्स नंबर जो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैट्यूटरी रिजर्व का किया था ना, उसका कोई एंट्री का जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व तक, ठीक है। फिर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये वाला करेंगे एट्थ नंबर, जनरल रिजर्व यहाँ पर भी हो जाएगा, एक काम करते ब्लू से ही लिख देते हैं, जनरल रिजर्व टू स्टॉक, वहां पर जैसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा जो जनरेट होता है एंट्री नंबर 2 में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जनरल रिजर्व टू स्टॉक। और एट्थ नंबर वाला 5 6 7 8, एनी अदर इंफॉर्मेशन as required अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है।
तो पहले ये पीसी जो भी हम लोगों ने किया, ये जो 2 एंट्री हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी मैंने सिखाया, इसका रूल्स रेगुलेशंस पूरा देख के तुम लोग को समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मर्जर में क्या देखना है कि हमारा क्वेश्चन मर्जर का है कि परचेस का है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि सारा एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा और सारे एसेट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लिया जा रहा है, सभी इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, 90% लोग शिफ्ट होने वाले हैं या उससे ज्यादा, और जो कंपनी पहले मान लो ए और बी पहले जो बिजनेस करता था, अभी ए बी भी वही बिजनेस करेगा, ठीक है, तो फिर वो मर्जर कहलाएगा। और मर्जर होने से हमें सारा चीज रिजर्व के थ्रू से करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, कोई भी मतलब जगह पे जहाँ कैपिटल रिजर्व या गुडविल के जगह, हर जगह पे हमें जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा जो डीलिंग्स हुआ उसमें लॉस या प्रॉफिट, जनरल रिजर्व। हम लोगों ने ओल्ड कंपनी का एक्सपेंसेस पे किया, देन जनरल रिजर्व डेबिट। हम लोगों ने स्टॉक के प्रॉफिट को एलिमिनेट किया, देन जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है। तो हमें जनरल रिजर्व का यूज करना पड़ेगा। और अगर हमारा इन बिजनेस इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ, ठीक है, कि हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमें देखना है कि परचेज करते वक्त हमारा गुडविल जनरेट हुआ कि कैपिटल रिजर्व, पहले वाले केस में वो होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ एक जनरेट होगा, ठीक है। फिर जब बिजनेस का एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हाँ, और एक चीज यहाँ पर ये एंट्री में जैसे इक्विटी प्रेफरेंस बहुत सारी चीज होता है, बट वहां पर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी, तो गुडविल टू कैश। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट होगा उसका अलग से एंट्री होता है एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का यूज करके, ठीक है, ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड है। बट वहां पर स्टैट्यूटरी रिजर्व का अलग से एंट्री नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जब हम लोग एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर करते हैं तो वहां रिजर्व का भी हम लोग टेक ओवर करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो वहां रिजर्व को भी टेक ओवर करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम लोग रिजर्व को टेक ओवर नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअली एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर होता है, बट इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम लोग रिजर्व को भी लेंगे, इसीलिए रिजर्व को अलग से लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजर्व लाइबिलिटी साइड में होता है, यहाँ लिया वहां नहीं लिया, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ रिजर्व को लेना पड़ेगा, बट यहाँ रिजर्व हमें नहीं लेना है, क्योंकि रिजर्व जो है इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ होता है, तो उसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग बिजनेस परचेज कर रहे हैं। परचेज में हम लोग एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर करेंगे, रिजर्व थोड़ी ना टेक ओवर करेंगे, रिजर्व तो लाइबिलिटी होता नहीं, बट वहां मर्ज कर रहे हैं, तो फिर मर्ज करने का मतलब है दोनों का जो भी एसेट लाइबिलिटीज और रिजर्व वगैरह सारा कुछ लेना पड़ेगा। तो देखो, एसेट भी ले लिया, लाइबिलिटी भी ले लिया, रिजर्व भी ले लिया, और बचा इक्विटी शेयर्स, तो उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ये सब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि कैसे करके हमें इसको डील करना है। बट ये और जितने भी पीसी का जो भी रूल्स था वो तुम लोग को काफी अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि अब बड़े बड़े क्वेश्चन में ये पीसी वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम, बाय मैम। Bye, ma'am. Bye.